हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे नवंबर 2017 का द्वितीय प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, ध्यान दें, गुजराती, पंजाबी, मराठी एवं सिंधी भाषा में से किसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो ध्यान दें, गुजराती भाषा का, ठीक है, गुजराती भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और ध्यान रखें, शौरसेनी अपभ्रंश यानी पश्चिमी शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है गुजराती, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और पश्चिमी शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 5 बोलियां हैं, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखें दोस्तों, जरा ध्यान दें। अब एक बार फिर से सुन लें, गुजराती, पंजाबी, मराठी एवं सिंधी भाषा में से गुजराती भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपको भाषा के संबंध में आपको वीडियो देखने हैं प्रश्न सहित, व्याख्या सहित, तो आप मेरी घटना चक्र की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। और घटना चक्र की प्लेलिस्ट 126 से वीडियो देखना शुरू करें, ठीक है, जिसमें व्याकरण मैंने बहुत ही डिटेल में कराया है, प्रश्न और व्याख्या सहित। तो आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, व्याकरण से संबंधित सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दें। और बाकी जो लोग मेरे चैनल सर्च करते हैं, जिन्हें मेरे चैनल नहीं मिलता, ठीक है, तो आप सर्च करें हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। दोस्तों, चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट देखें और अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई करें, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, जरा ध्यान दें, क्या है, गौर करना जरा। प्रश्न है, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? तो ध्यान रखें, 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ। और किसके द्वारा रचित है शिव सिंह सरोज? तो ध्यान रखें, शिव सिंह सेंगर द्वारा, ठीक है, इतिहास ग्रंथ है ये, ठीक। यहाँ पर एक नोट है, जरा ध्यान दें, क्या है, शिव सिंह सरोज का सर्वप्रथम प्रकाशन 1878 ईस्वी में हुआ। कितने में? 1878 ईस्वी में, ध्यान रखें। और 1883 ईस्वी में इसका तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, ठीक है, तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ 1883 में शिव सिंह सरोज का, ठीक। अगर बात की जाए पहले संस्करण की तो याद रखें दोस्तों 1878 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, दोनों में से जो भी समय होगा और जो प्रश्न पूछा जा रहा होगा आप उसके अनुसार जवाब देंगे, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी है आपको। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान देना जरा दोस्तों, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आलोचक ने लिखा है, क्या लिखा है, जरा ध्यान से सुने। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ये कथन किसने कहा है? तो ध्यान रखें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में यह कथन कहा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखें, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं।
पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, ध्यान रखना पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। ठीक है, ध्यान रखें। और पृथ्वीराज रासो आदिकालीन काव्य ग्रंथ है, चंद्र बरदाई द्वारा लिखित है। ठीक है, 69 सर्ग हैं इसके अंतर्गत और यह महाकाव्य है। ठीक है, हिंदी का भी पहला महाकाव्य माना गया है। ठीक, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है क्या? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, किसके अनुसार? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी, कितनी? 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किसमें हुआ है? तो ध्यान रखें कीर्तिलता में, कीर्तिलता अवहट भाषा में लिखी हुई, अवहट में लिखी हुई रचना है और विद्यापति की रचना है। विद्यापति 14वीं शताब्दी के आदिकालीन कवि हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें कीर्तिलता में कहा गया है, क्या है? ध्यान से देखें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन मिलता है किसमें? कीर्तिलता में। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। और आलोचक का भी नाम याद रखें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा ध्यान दे, क्या है? सगुणहि अगुणहि नहीं कछु भेदा, सगुणहि अगुणहि नहीं कछु भेदा, यानी सगुण और अगुण यानी निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। तो इस तथ्य को तुलसीदास जी ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो ध्यान रखें शिव के द्वारा, शिव के द्वारा कहलवाया हुआ कथन है। किसने कहलवाया? तो ध्यान रखें तुलसीदास जी ने। ठीक है, क्या कहलवाया या क्या कहा गया शिव के द्वारा? तो ध्यान रखें सगुणहि अगुणहि नहीं कछु भेदा, सगुणहि अगुणहि नहीं कछु भेदा। तो ध्यान रखेंगे तुलसीदास जी की पंक्ति है और शिव के द्वारा कही गई पंक्ति है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद कहा था, किसने कहा था? ठीक है, क्या? कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ, ये किसने कहा? तो ध्यान रखें विट्ठलनाथ ने कहा था। कब कहा था विट्ठलनाथ ने? तो वल्लभा आचार्य की मृत्यु के बाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद आचार्य विट्ठलनाथ ने कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है तो जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। ठीक है, तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? वल्लभ आचार्य को। किसने कहा? विट्ठलनाथ ने। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सूर सागर में, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। कौन से पद? दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। तो सूरदास से संबंधित उक्त विचार किसके हैं? ध्यान रखें रामचंद्र शुक्ल के। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर, जो कि सूरदास की रचना है, सूरसागर किसकी है? सूरसागर सूरदास जी की रचना है। ठीक है, तो ध्यान रखें सूरसागर में कहा है कि सूरसागर में जगह, सूरसागर के संबंध में कहा है कि जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद इसमें मिलते हैं और यह भी विद्यापति का अनुकरण ही है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। एक थे कवि जयदेव, ठीक है, एक थे कवि जयदेव जिनका अनुकरण किया किसने? विद्यापति ने। और विद्यापति का अनुकरण किया किसने? सूरदास ने। ठीक है, ऐसा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पंक्ति है रथ पालकी गयंद,
है रथ पालकी गयंद गृही ग्राम चारू आखर लगाए लेत लाखन के सामा हूँ। आखर लगाए लेत लाखन के सामा हूँ। यह उक्ति किस कवि की है? तो ध्यान रखें, पद्माकर की। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम कवि हैं, ठीक है, जिनकी पंक्ति है क्या है रथ पालकी गयंद गृही ग्राम चारू आकर लगाए लेत लाखन के सामा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखें पद्माकर जी की पंक्ति है। ठीक है, अगली पंक्ति है, जरा ध्यान दें, क्या है? सावन आवन हरी सखी, सावन आवन हरी सखी, सॉरी हेरी सखी। ठीक है, हेरी यानी कि अपनी सखी का संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि सावन आवन हेरी सखी मन भावन आवन चौप बिसेखी। सावन आवन हेरी सखी मन भावन आवन चौप बिसेखी। ठीक है, ये पंक्ति है, देखते हैं आगे की पंक्ति। देखें दोस्तों क्या है, जरा ध्यान दें। छाए कहूँ घन आनंद जान समहारी को ठौर लय भूलनी लेखी। ठीक है, ये देखो अंतिम ये शब्द देखो, लेखी पेखी देखी। ठीक है, इस तरह की पंक्तियां आ रही हैं, तो जरा ध्यान दें। छाए कहूँ घन आनंद जान समहारी की ठौर लई भूलनी लेखी। बूंदे लगई सब अंग दगई उल्टी गति आपने पापनी पेखी। बूंदे लगई सब अंग दगई उल्टी गति आपने पापनी पेखी। पौन सो जागती आगी सुनी ही पे पानी ते लागती आँखिन देखी। पौन सो जागती आगी सुनी ही पे पौनी ते लागती आँखिन देखी। तो इस सवैया में विरहिणी नायिका की किस मना स्थिति का चित्रण किया गया है? तो ध्यान रखें मार्मिक स्थिति का। ठीक है, तो ये एक सवैया है, ध्यान रखें, और जिसमें विरहिणी नायिका, कैसी नायिका है? विरहिणी यानी विरह से तृप्त है। ठीक है, विरह कुल है। ठीक है, यानी विरह में डूबी हुई है, कुल मिलाकर के बात ये है। ठीक, तो विरहिणी नायिका की मार्मिक मन स्थिति का चित्रण किया गया है पंक्तियों में। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करें जरा। सावन आवन हेरी सखी, ये भी याद रखना। ठीक है, सावन आवन हेरी सखी मन भावन आवन चौप बिसेखी। मन भावन आवन चौप बिसेखी। ठीक है, फिर देखते हैं आगे की पंक्ति, गौर करेंगे दोस्तों पंक्तियों पर। छाए कहूँ घन आनंद जान समारी की ठौर लई भूलनी लेखी। बूंदे लगई सब अंग दई, बूंदे लगई सब अंग दई उल्टी गति आपने पापिन पेखी। पौन सो जागती आगी सुनी ही पे पानी ते लाखिनी लागती आखिन देखी। इस सवैया में विरहिणी नायिका की किस मन स्थिति का चित्रण है? तो ध्यान रखें मार्मिक स्थिति का। ठीक है, अब जरा देखते हैं अगली पंक्तियां, गौर करेंगे, ध्यान दे दोस्तों। पंक्ति है, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं। प्रिय की सुधी सी, सुधी मतलब याद लेना, किसी को याद करना, शुद्ध करना उसको। ठीक है, तो प्रिय ये ब्रज भाषा की लैंग्वेज है, ध्यान रखें। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतर सुसज्जित, ये कानन कांतार है, कांतार सुसज्जित। मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित। मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित। जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। तो उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ध्यान रखें दोस्तों, राम नरेश त्रिपाठी जी की। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी जी की काव्य पंक्तियां हैं, ध्यान से सुने क्या है काव्य पंक्ति, तो गौर करें। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित। मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित। जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। ठीक है, तो ये उपर्युक्त पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों।
अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। नाटक जारी है, नाटक जारी है, यह काव्य संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो ध्यान रखें, लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी का काव्य संग्रह है नाटक जारी है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों, ध्यान रखें अगला प्रश्न, क्या? दिनकर, निराला, पंत एवं प्रसाद। दिनकर, निराला, पंत एवं जयशंकर प्रसाद, इनमें से आग और राग, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखें, रामधारी सिंह दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर जी को आग और राग का कवि कहा जाता है। किसका? आग और राग का। ठीक है, ध्यान रखें, रामधारी सिंह दिनकर जी को। और निराला को क्या कहा जाता है? तो महाप्राण निराला। ठीक है, महाप्राण कहा जाता है निराला को। ठीक, याद रखेंगे दोस्तों। फिर है अगला प्रश्न, ध्यान दें। दीर्घ तपा, दीर्घ तपा कितने चौराहे, मैला आंचल एवं प्रति परी कथा उपन्यास में से विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ध्यान रखें, मैला आंचल के। ठीक है, मैला आंचल के पात्र बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बावनदास, कालीचरण, डॉक्टर प्रशांत, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद, ये सभी क्या हैं? विश्वनाथ प्रसाद, ये सभी पात्र हैं किसके? मैला आंचल के। 1954 में आया हुआ आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है मैला आंचल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूर्णिया जिले की कथा है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। अब एक बार फिर से सुने प्रश्न, दीर्घ तपा कितने चौराहे, मैला आंचल और प्रति परी कथा, ये सभी उपन्यास किसके हैं? फणीश्वरनाथ रेणु जी के। ठीक है, और इनमें से जो दीर्घ तपा उपन्यास है उसके पात्र हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। ठीक है, याद रखना दोस्तों। सॉरी मैंने गलत बता दिया है। मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कौन? विश्वनाथ प्रसाद जी। ठीक है, मैला आंचल के पात्र हैं दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद, ना कि दीर्घ तपा के। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। बाल, वय संधि और किशोर मन, ध्यान से सुनना। बाल, वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किसमें हुआ है? तो ध्यान रखें, शेखर एक जीवनी उपन्यास में। शेखर एक जीवनी उपन्यास में बाल, वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो ध्यान रखेंगे, ये चरित्र प्रधान जीवनी परक उपन्यास है, अज्ञे का उपन्यास है। अज्ञे कैसे उपन्यासकार हैं? तो ध्यान रखें, मनोविश्लेषणवादी। ठीक है, तो ये बात रखें याद। ठीक, कौन कौन सी? एक जैनेन्द्र, ईलाचंद्र जोशी और अज्ञे। ठीक है, ये तीनों कौन है? मनोविश्लेषणवादी या मनोवैज्ञानिक रचनाकार हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो मनोविज्ञान या मनोविश्लेषणवाद के जनक फ्राइड माने जाते हैं। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। इनके अलावा युंग या जुंग कहो, दोनों बात एक ही हैं। और एडलर, ये भी मनोविश्लेषणवादी पाश्चात्य आलोचक हैं। ठीक है, जबकि अज्ञे भारतीय मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है, ऐसे याद रखें इसे। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो ध्यान रखें दोस्तों, गंगा प्रसाद विमल। ठीक है, गंगा प्रसाद विमल आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। ठीक, याद रखेंगे। इसके अलावा सचेतन कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो ये भी ध्यान रखें, महीप सिंह। कौन? महीप सिंह। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। जय पराजय, रुपया तुम्हें खा गया, कृष्णा अर्जुन युद्ध एवं करबला, इनमें से प्रेमचंद का नाटक कौन सा है? तो ध्यान रखें दोस्तों, करबला प्रेमचंद का नाटक है। ठीक है, ध्यान रखना, करबला क्या है? प्रेमचंद का नाटक है। ठीक, इसके अलावा संग्राम और प्रेम की वेदी, ये भी प्रेमचंद के नाटक हैं। ठीक है, 3 नाटक लिखे थे प्रेमचंद ने, संग्राम, प्रेम की वेदी और करबला, ये बात याद रखें। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देंगे दोस्तों, क्या है प्रश्न। नाथ संप्रदाय, प्रबंध प्रभाकर, साहित्य का मर्म एवं लालित्य मीमांसा, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखें, प्रबंध प्रभाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। किसके द्वारा रचित है। तो बाबू गुलाब राय के द्वारा रचित है। किसके द्वारा। गुलाब राय का निबंध संग्रह है प्रबंध प्रभाकर। ठीक है। इसके अलावा नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म एवं लालित्य मीमांसा, ये 3 निबंध संग्रह किसके हैं। तो ध्यान रखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। जबकि प्रबंध प्रभाकर ये किसका निबंध संग्रह है। तो गुलाब राय का। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी शीर्षक, प्रगतिवाद है। ठीक, प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान देखें, ध्यान से सुने। शिव कुमार मिश्र एवं शिवदान सिंह चौहान। शिव कुमार मिश्र एवं शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है क्या। प्रगतिवाद। ठीक है, शिव कुमार मिश्र और शिवदान सिंह चौहान की रचना है प्रगतिवाद। ध्यान रखेंगे दोस्तों। गौर करना दोस्तों, यहाँ पर एक नोट है, जरा ध्यान दे। क्या है नोट। सीबीएसई और नेट ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में शिव कुमार मिश्र माना था। क्या माना था। प्रश्न का उत्तर यानी प्रगतिवाद जो रचना है उसको क्या माना था। शिव कुमार मिश्र की रचना माना था। लेकिन बाद में संशोधित उत्तर कुंजी आने पर शिवदान सिंह चौहान को, किसको। शिवदान सिंह चौहान को भी इस पुस्तक के रचनाकार मान लिया गया। ठीक है, किसके। प्रगतिवाद पुस्तक के। ठीक है, तो दोनों की पुस्तक है, शिव कुमार मिश्र और शिवदान सिंह चौहान की पुस्तक है प्रगतिवाद। याद रखना दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जरा ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों। तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिर अभ्यासः। क्या है। तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिर अभ्यासः। यह कथन किसका है। तो ध्यान रखें, आचार्य रुद्रट का। किसका। आचार्य रुद्रट का कथन है। ठीक है, ध्यान रखना। क्या है कथन। तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिः अभ्यासः। ठीक है, तो आचार्य रुद्रट का कथन है ये। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति का भेद कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखें, उक्ति विन्यास वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है। ठीक है, उक्ति विन्यास वक्रोक्ति का भेद नहीं है, ध्यान रखेंगे। और वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है। आचार्य कुंतक। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले देखें कौन थे जन्म काल के अनुसार। कबीर। कौन थे। कबीरदास। फिर थे नानक, फिर थे दादू दयाल, फिर थे सुंदर दास। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए। ध्यान दे, प्रश्न के अनुसार कबीर, नानक, फिर दादू दयाल, फिर सुंदर दास। तो ये सभी क्या हैं। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो गौर करें, सबसे पहले रचना है ललित ललाम किसकी है। मतीराम की रचना है ललित ललाम। इसका समय है 1716 से 1745 संवत के मध्य। ठीक है, 1716 से 1745 है। ठीक है, 1716 से 45 है या 1845 है, ये कंफर्म नहीं है, मुझे देख लेना आप अपनी किताबों में। ठीक, तो संवत के मध्य ये इसका समय है। किसका। ललित ललाम का। मतीराम की रचना है ललित ललाम। इसके बाद है रचना शिवराज भूषण किसकी है। तो कवि भूषण की रचना है शिवराज भूषण। और भूषण का वास्तविक नाम क्या था। घनश्याम इनका नाम था, ध्यान रखें। ठीक है,
शिवराज भूषण, और भूषण इनकी उपाधि थी, ये भी याद रखना। ठीक, शिवराज भूषण ये आई संवत 1730 में। कब? 1730 में, ये याद रखें। इसके बाद है दोस्तों पद्माभरण। पद्माभरण ये कब आई? 1857 संवत के आसपास। 1857 सॉरी 57 नहीं है, 67 है। 1867 संवत के आसपास आई हुई रचना है पद्माभरण। ठीक है, फिर है नवरस तरंग। नवरस तरंग ये कब आई? 1874 में। कब आई? 1874 में आई हुई रचना है नवरस तरंग। और किसकी रचना है ये नवरस तरंग? तो ध्यान रखें, बेनी प्रवीण की। किसकी? बेनी प्रवीण की रचना है नवरस तरंग। कब आई? 1874 में। और बेनी प्रवीण जी ये किसके आश्रय कवि थे? तो ध्यान रखें, लल्लन जी के। लल्लन जी यानी लखनऊ में थे लल्लन जी, जिनके आश्रय कवि थे बेनी प्रवीण, जिनकी रचना है नवरस तरंग। याद रखना दोस्तों। अब जरा एक बार फिर से सुने। सबसे पहले रचना ललित ललाम। ललित ललाम कब आई? 1716 से 45 संवत के मध्य। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही आप करें। फिर है शिवराज भूषण, ये कब आई? संवत 1730 में। ठीक है, इसके अलावा एक रचना और है भूषण की, शिवा भावनी। एक है छत्रसाल दशक। इन रचनाओं को भी याद रखें। ठीक है, और वीर और औजपूर्ण कवि माने जाते हैं कवि भूषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं, ध्यान रखना दोस्तों, पढ़ लेना इनकी रचनाओं को। ठीक, इसके बाद है पद्माभरण। पद्माभरण कब आई? तो ध्यान रखें 1867 संवत के आसपास। फिर है नवरस तरंग, बेनी प्रवीण जी की रचना है नवरस तरंग। कब आई? संवत 1874 में। संवत 1874 में। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ठीक, रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, जरा ध्यान दें। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है, जरा ध्यान दें, क्या है? श्रीधर पाठक जी। कौन? श्रीधर पाठक जी। इनकी रचना है इनका समय है 1859 से 1928 ईस्वी। 1859 से 1928 ईस्वी श्रीधर पाठक जी का समय है। फिर है मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त। इनका समय है 1886 से 1964 ईस्वी। 1886 से 1964 ईस्वी। इसके बाद है दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी। कौन? राम नरेश त्रिपाठी जी। इनका समय है 1889 से 1962 ईस्वी। 1889 से 1962 ईस्वी किसका समय है? राम नरेश त्रिपाठी जी का। ठीक है, फिर है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका समय है 1897 से 1962 ईस्वी। 1897 से 1962 ईस्वी। ठीक है, अब जरा एक बार फिर से सुने। सबसे पहले श्रीधर पाठक जी, इनका समय है 1859 से 1928 ईस्वी। फिर है मैथिली शरण गुप्त जी, इनका समय है 1886 से 1964 ईस्वी। फिर है राम नरेश त्रिपाठी। कौन? राम नरेश त्रिपाठी जी, इनका समय है 1889 से 1962 ईस्वी। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का समय है 1897 से 1962 ईस्वी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले है बच्चन। बच्चन का समय है, ठीक है, 1907 से 2003 ईस्वी। 1907 से 2003 ईस्वी। ठीक है, बच्चन। अब ये कौन से बच्चन है? हरिवंश राय बच्चन है या बच्चन जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है वो है? तो जहां तक है हरिवंश राय बच्चन ही है। ठीक है, तो ध्यान रखें, बाकी एक बार अपनी किताबों से भी देख लेना आप। ठीक है, तो गौर करें दोस्तों, बच्चन इनका समय है 1907 से 2003 ईस्वी। अज्ञे हैं, फिर अज्ञे का समय है 1911 से 1987 ईस्वी। ठीक है, 1911 से 1987 ईस्वी किसका समय? अज्ञे का समय है। फिर है
मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका समय है 1917 से 1964 ईस्वी, 1917 से 1964 ईस्वी। फिर है रघुवीर सहाय जी, रघुवीर सहाय, तो इनका समय है 1929 से 1990 ईस्वी, 1929 से 1990 ईस्वी। 1929 समय याद हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास आया था, उसी वर्ष जन्म हुआ किसका? रघुवीर सहाय का। तो ध्यान रखिए दोस्तों, रघुवीर सहाय का समय है 1929 से 1990 ईस्वी। अब जरा ध्यान से देखें, प्रश्न को ऐसे समझे। सबसे बड़े कौन थे? बच्चन जी। फिर थे उनसे छोटे अज्ञे, अज्ञे से छोटे कौन थे? मुक्तिबोध, मुक्तिबोध से छोटे कौन थे? रघुवीर सहाय। ठीक है, ऐसे याद कर लेना दोस्तों, जैसे घर में भाई बहन होते हैं ना कि सबसे बड़े भैया, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटी बहन, इस तरीके से। ठीक है, तो आप ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद होगा, क्योंकि समय याद रखना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इतने सारे रचनाकार हैं, किस किस का समय याद रखोगे? ठीक है, तो कम से कम जो इम्पोर्टेंट है उन्हें तो आप याद कर ही ले। ठीक है, तो बच्चन का समय है 1907 से 2003 ईस्वी। फिर है अज्ञे 1911 से 1987 ईस्वी। फिर है मुक्तिबोध, इनका समय है 1917 से 1964 ईस्वी। रघुवीर सहाय, इनका समय है 1929 से 1990 ईस्वी। दोस्तों एक बात सुने, समय याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जहां भी इनके नाम आए आपकी रचना में, ठीक है, आपकी जो किताबें हैं उसमें आप बार बार लिखते जाएं, बार बार लिखते जाएं। ठीक है, इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे याद करोगे, रट्टाफिकेशन करोगे, 4 दिन बाद भूल जाओगे। ठीक है, तो ये है कि जहां कहीं भी इनकी रचनाएं या इनका नाम देखें तो उनका समय लगातार लिखते जाएं। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, खास करके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको तो कर ही ले। ठीक है, ध्यान दे दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ आत्मकथाएं हैं, देख लेते हैं इनको भी। सबसे पहले है प्रश्न देखें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आत्मकथा है अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर। ठीक है, कब आई? 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में अपनी खबर आत्मकथा। फिर आई हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा नीड का निर्माण, फिर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है 1970 ईस्वी में आई हुई आत्मकथा है। कब? 1970 ईस्वी में। फिर आई ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा, कौन सी? जूठन, दलित आत्मकथा है ये, 1999 में आई हुई आत्मकथा है। दोस्तों कहीं कहीं 1997 भी मिलता है जूठन का समय। ठीक है, तो इस तरह के नाम समय आए तो आप ध्यान से पढ़ें। तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की दलित आत्मकथा है, ध्यान रखें 1999 या 1997 इसका समय है। ठीक, फिर है सुशीला टाक भोरे की आत्मकथा, कौन सी? शिकंजे का दर्द, शिकंजे का दर्द किसकी है ये? सुशीला टाक भोरे की आत्मकथा है। कब आई? 2012 में, 2012 ईस्वी में आई हुई आत्मकथा है शिकंजे का दर्द। ठीक है, अब एक बार फिर से सुने। सबसे पहले अपनी खबर 1960 ईस्वी, फिर है नीड का निर्माण, फिर तो ध्यान रखें 1970 ईस्वी। फिर है जूठन 1999 ईस्वी। फिर है शिकंजे का दर्द 2012 में। ठीक है, 2012 ईस्वी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आत्मकथाएं हैं, याद रखें। इसके अलावा एक आत्मकथा है हादसे, किसकी है? रमणिका गुप्ता की। ठीक है, हादसे किसकी है? तो ध्यान रखें रमणिका गुप्ता की। एक है पिंजरे की मैना, पिंजरे की मैना किसकी है? तो सुमन सोनरेक्सा की। ठीक है, सोनरेक्सा इनका सरनेम है, भूल रही हूं मैं, तो देख लेना आप। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आत्मकथाएं हैं, इनको देख लेना। अब बाकी आत्मकथाएं अगर क्रम से देखनी है तो आप मेरी रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट देखें, उसमें आपको ये टॉपिक क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखें, अपने लिए पढ़ें, मन से पढ़ें और ढंग से पढ़ें। ठीक है, नियमित रहें, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है अगर आपको चीजों को बेहतरीन ढंग से करना है तो। ठीक है, ध्यान रखें।
तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।